नमस्कार छात्रों, स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, और हम सबसे पहले देखेंगे भाषा। तो भाषा शब्द का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो भाषा शब्द भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी या बोलना। ठीक है, तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? वाणी या बोलना। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हमें अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है और किसी दूसरे की बात हमें ग्रहण करना है, तो या हमें उसके विचार जानने हैं, तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और भाषा के 4 कौशल होते हैं, जैसे सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है, दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। और इसमें भाषा के मुख्य प्रकार से 2 रूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक मतलब ओरल है ना। तो जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे वार्तालाप मतलब बातचीत करना, मोबाइल पर बात करना, साक्षात्कार इंटरव्यू होते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कभी सम्मेलन होता है, संगीत सुनना आदि, ये सब मौखिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा मतलब लिखकर। तो जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, अखबार पढ़ना, कहानी लेखन, कविता लेखन, और हम परीक्षा देने जाते हैं, उसमें प्रश्न के आप उत्तर लिख के आते हैं, वो भी लिखित भाषा कहलाती है ना। तो जब हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा को सीखने के लिए हम 2 कौशल जानने होते हैं। उसके लिए हमें जानना होता है बोलना और सुनना। किसके लिए? मौखिक भाषा के लिए बोलना और सुनना। यानी बोलने के लिए और सुनने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी मौखिक भाषा बोलने और सुनने के लिए, और लिखित भाषा लिखने और पढ़ने के लिए होती है। तो ये तो हुई भाषा की बात। एक भाषा का एक और तीसरा रूप है, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा मौखिक और लिखित भाषा के अतिरिक्त एक सांकेतिक प्रकार की भाषा भी होती है। सांकेतिक मतलब जिसको बोलते हैं इशारे। तो उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अनेक मुख्य चौराहे पर कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं और वो इशारा करते हैं वाहन को रोकने के लिए और वाहनों को चलने के लिए। इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। कई बार हम जब काफी शोर मचाते हैं, तो आपके टीचर या आपकी मम्मी किस प्रकार का इशारा करती है? मीन्स शांत रहिए, चुप रहिए, इसका मतलब ये होता है। तो यह संकेत है, इसका माध्यम से भी हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन का विषय नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। केवल आपको बताया है कि सांकेतिक भाषा के
द्वारा भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम सांकेतिक भाषा को भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। तो मातृभाषा, मातृ मतलब जो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में जो भाषा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने परिवार से जिस भाषा को सीख लेता है, परिवार की जो भाषा होती है वही उसकी मातृभाषा होती है। यानी बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी माँ की जो भाषा होती है, उनके परिवार के लोगों की जो भाषा होती है, वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। ठीक है, जैसे यदि हमारे घर में माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीखेगा, तो पंजाबी उसकी मातृभाषा होगी। यदि आपके घर में राजस्थानी भाषा बोली जाती है तो बच्चा राजस्थानी भाषा सीखेगा और राजस्थानी उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजभाषा। तो राजभाषा सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा होती है। हमारे यहाँ कौन सी राजभाषा है? हमारे यहाँ हिंदी राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के भारत संघ की राजभाषा को स्वीकार किया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, राजभाषा। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझते और बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसे देश के लगभग सभी प्रदेशों में समझा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी है वो 22 भाषाएं? हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये भारतीय संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा मतलब जो भाषा देश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब राष्ट्रभाषा के बाद एक और होती है संपर्क भाषा। जैसे संपर्क भाषा यानी हम दूसरे लोगों से संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। क्योंकि संपर्क भाषा वही भाषा बनाई जा सकती है जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो देश में हो और देश में हो और हमारे यहाँ हिंदी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, तो हमारी संपर्क भाषा भी हिंदी हुई। अब हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब हिंदी भाषा की जो गरिमा है, डिग्निटी है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा है कैसे है? देखो, बोलने और लिखने में समान हिंदी भाषा एक ही मात्र ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यह बोलने और समझने में एक जैसी है। दूसरी भाषाएं ऐसी नहीं हैं। उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे अंग्रेजी को ले लीजिए। तो अंग्रेजी भाषा में जैसे उदाहरण लिया सी, तो सी को क्या बोलते हैं? सी का सा उच्चारण होता है ना। और सा, तो जैसे सा, तो सा उच्चारण से तो सैर, सेल फोन आदि होना चाहिए।
लेकिन सी का उच्चारण का भी कहीं कहीं होता है, जैसे अनेक स्थानों पर सी का उच्चारण का के रूप में भी किया जाता है, जैसे CAT कैट। तो CAT सेट क्यों नहीं होता, जब CAT कैट है तो सी का उच्चारण सा भी होता है, तो CAT सेट क्यों नहीं होता है। तो बोलने में और लिखने में दो दो प्रकार की भ्रांतियां क्यों, इससे ही तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में सा का मतलब सा ही है और कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ए है तो ए को कहीं पे ए पढ़ते हैं और कहीं पे ए भी बोला जाता है और कहीं पे आ भी बोला जाता है, तो इसमें भी कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। यह बात हिंदी में नहीं है। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, इसलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना गया है। अनेक शोध हुए हिंदी पर, अनेक रिसर्च हुई, पर हर बार हिंदी को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया। आगे देखते हैं। भारत के 29 राज्यों में से 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान आदि भाषी हिंदी भाषी राज्य हैं। मतलब इन 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और इन राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व स्तर पर फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल आदि देशों में बहुतायत हिंदी भाषा ही बोली जाती है। फिजी देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी विश्व की दूसरी भाषा है और चीनी भाषा का स्थान इसके बाद आता है। विश्व की सर्वाधिक फिल्में, सीरियल हिंदी भाषा में बनाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी में पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 1 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। ठीक है, ये आपको हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोली है क्या। आइए देखते हैं। किसी छोटे से शहर में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। यानी कोई भाषा हो, जैसे कि हिंदी, अगर कोई छोटे से क्षेत्र में हिंदी का कोई अलग रूप विकसित हो जाए, दूसरे क्षेत्र में उससे बिल्कुल अलग रूप में ही बोला जाता है, तो उसे उस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जैसे कोटा में हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया जाता है। हर ग्रामीण इलाकों में पाते हैं कि हाड़ौती भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, जबकि किताबों में जो भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, उसी प्रकार से अगर हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में हिंदी तो बोली जाती है लेकिन अलग प्रकार से बोली जाती है, उसको बोलते हैं हम खड़ी बोली। इसी प्रकार से हम पूर्वांचल की दशा में जाएं तो वहां भी हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन वहां पर हिंदी का एक अलग रूप है, उसको बोलते हैं अवधी। खड़ी बोली की बात की थी और अवधि के बारे में बताया। तो किसी भी भाषा का अगर कोई अलग प्रकार का रूप हो, किसी छोटे क्षेत्र में विकसित हो जाए, उसे हम बोली कहते हैं। बोली के कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मारवाड़ी, है ना। तो बोली की एक विशेषता होती है कि इसमें कहावतें ज्यादा होती हैं। लिखित साहित्य इसमें ना के बराबर होता है। हालांकि ब्रज भाषा में एक बहुत बड़ा लिखित साहित्य हमें प्राप्त होता है। सूरसागर, जो कि सूरदास जी ने लिखा था, सूरदास जी की अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में ही हुआ करती थी, जो कि एक बोली है। दूसरी बोली है अवधी। तो रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था, वो अवधी भाषा में लिखा था। तो यह कुछ साहित्य हमें बोलियों में लिखे मिलते हैं, बाकी अधिकांशतः साहित्य भाषाओं में ही लिखा जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं बोली की परिभाषा।
तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे शहरों में कुछ अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, तो वो बोली कहलाती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये आपको याद करना है, बिल्कुल इजी है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो ये कितनी हो गई? 5। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। इजी है, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। ये 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा आगरा, मथुरा में बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली छतरपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू होता है और हरियाणवी रोहतक में बोलते हैं। अब दूसरी देखते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी है। ये रायपुर और लखनऊ में बोली जाती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही जो गया के पास है और मैथिली, ये बिहारी हिंदी में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी मलयाली, गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमायूं नैनीताल के पास बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी में देखिए, जयपुर में जयपुरी बोली जाती है। मालवी उज्जैन में बोली जाती है और मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर में बोली जाती है। और हाड़ौती राजस्थान में, जैसे झालावाड़, बारां, बूंदी आदि में बोली जाती है, ठीक है ना? तो आपको इसमें इतना सा याद करना है कि बोली किसे कहते हैं। और हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं जो बोली हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, भाषा और बोली में अंतर। अब हम सबसे पहले भाषा और बोली में अंतर समझेंगे। तो देखो, पहला अंतर है व्यापकता का। तो यदि भाषा बहुत व्यापक क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी भाषा में भारत में बहुत इलाकों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे यूपी में हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन हिंदी भाषा के छोटे छोटे रूप यूपी में अलग अलग स्थानों पर बोले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है, पूर्वांचल में अवधी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो छोटे छोटे रूप विकसित हो गए हैं, यह व्यापकता है ना? अब देखो, जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है, वह भाषा है। बोली, अब बोली का क्या अर्थ होता है? बोलना, मतलब आपस में अपनी बात कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नंबर सेकंड देखिए, भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है और बोली व्याकरण के नियमों में बंधी नहीं होती है। भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। तो साहित्य रचना मैंने अभी आपको बताया था कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है, जबकि भाषाओं में साहित्य रचना सर्वाधिक होती है ना? तो ये भाषा और बोली में अंतर है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे भारत में 180 मिलियन से अधिक लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। आपके ये सिलेबस में नहीं है, बट ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रही हूँ कि भारत में 180 मिलियन से अधिक लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो फिर ये तो 180 मिलियन है जो लोग अपनी हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने भाषा
और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, वैज्ञानिक भाषा, इन सब के बारे में पढ़ा और बोली के बारे में जाना, भाषा और बोली में अंतर जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे लिपि व्याकरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।